नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राजनीतिक के चश्मे से देखा जाए तो कई बार सीधी रेखा भी तिरछी नजर आती है। इसलिए हर मुद्दे की परख के लिए जरूरी है कि सियासी नजरिए का चश्मा उतार दिया जाए, बात को बेबाकी से कहा जाए, वही बताया जाए जो सामने साफ साफ दिख रहा है। जी हां, आज भारत की बात में खबर पेपर लीक पर मचे सियासी घमासान की, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक माहौल गरमा दिया है। गुजरात से गुवाहाटी तक इसका असर दिखा। इस बीच पेपर लीक मामले में चिंटू पिंटू की एंट्री हो गई है। इसकी भी कुंडली खोलूंगा। इसके साथ ही होगी बात प्यासी दिल्ली में अनशन के मॉनसून की। आम आदमी पार्टी का क्या है नया धरना दाव, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। आज बात यूपी की उन समीक्षा बैठकों की भी होगी जिसने बीजेपी के भीतर माहौल गरमा रखा है और इस समीक्षा को सरदर्द भी कहा जाने लगा है। लेकिन शुरुआत आज की उस बड़ी खबर से जो लोकसभा के भीतर पक्ष और विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मौका बन सकती है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में इंडिया गठबंधन के खेमे से आ रही है और खबर यह है कि स्पीकर पद पर चुनाव लगभग तय है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि स्पीकर पद पर अब चुनाव होगा। खबर तो यहां तक है कि विपक्ष स्पीकर पद पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर सरकार के रुख से विपक्ष नाराज है और नतीजा यह है कि स्पीकर पद के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर कि प्रोटेम स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर सरकार के रुख से विपक्ष नाराज है। ऐसे में स्पीकर पद पर अब चुनाव होना लगभग तय है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता जैनेंद्र हमें दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, स्पीकर पद पर चुनाव लगभग तय है और यह खबर मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने दी है जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र से हम बात करेंगे। जैनेंद्र, तो अब यह तय माना जाए कि चुनाव होगा, विपक्ष ने तैयारी कर ली अपना प्रत्याशी उतारने की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नंबर गेम की बात करें तो विपक्ष कहां है? जैनेंद्र, तो अब यह तय माना जाए कि स्पीकर पद पर चुनाव होगा और विपक्ष ने तैयारी कर ली है प्रत्याशी उतारने की, लेकिन बड़ा सवाल नंबर गेम को लेकर भी है। बिल्कुल रोहित जी, नंबर तो विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का मामला हो या फिर अब ये भी खबर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर, विपक्ष साफ तौर पर मांग कर रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर सरकार की तरफ से दे दिया जाता है विपक्ष को, जैसी परंपरा रही है, तो फिर स्पीकर का चुनाव नहीं होगा और आम सहमति से स्पीकर पर विपक्ष मान जाएगा। लेकिन अब तक डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को ऑफर नहीं हुआ है और यही संकेत है कि संभवतः डिप्टी स्पीकर इस बार भी नहीं होगा, जैसे 19 से 24 तक हुआ, या फिर वो एनडीए के ही किसी दल के पास रहेगा। ऐसे में विपक्ष के जो टॉप सोर्सेज हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि अंदर खाने ये आम सहमति एक किस्म से बन गई है कि स्पीकर पद पर विपक्ष अपनी तरफ से उम्मीदवार देगा और ऐसे में स्पीकर पद पर चुनाव हो सकता है। जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन को पता है कि उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन एक मैसेजिंग के लिए, एक संदेश देने के लिए विपक्ष जो है वो स्पीकर पद के लिए अपनी तरफ से एक उम्मीदवार दे सकता है और ऐसे में चुनाव निश्चित है। हालांकि इसको लेकर जो अंतिम फैसला, आधिकारिक फैसला है, वो इंडिया अलायंस की जो बैठक होगी, जो आने वाले दिनों में हो सकती है, 2-3 दिनों में, उसी में लिया जाएगा। लेकिन हमें कांग्रेस के आला सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बिल्कुल जैनेंद्र, तो ये अब लगभग तय माना जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इस बड़ी खबर के लिए। देखिए, 2014 से 24 तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में विपक्ष बेहद कमजोर था, लेकिन इस बार वो किसी भी पद के लिए आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। अब आपको डिप्टी स्पीकर से जुड़ा एक रोचक इतिहास मैं बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस बार बार परंपरा की दुहाई दे रही है, लेकिन इतिहास की क्या गवाही है वो भी जानना बेहद जरूरी है। 1952 से 1969 तक कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा। 1971 में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने की परंपरा की शुरुआत हुई। 1980 में कांग्रेस ने डीएमके को डिप्टी स्पीकर दिया। 1985 में कांग्रेस ने एआईएडीएमके को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 1991 में कांग्रेस ने बीजेपी को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 1999 में एनडीए ने
कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 2004 में यूपीए ने अकाली दल को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 2009 में यूपीए ने बीजेपी को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 2014 में विपक्ष की डिप्टी स्पीकर पद देने की परंपरा टूटी। बीजेपी ने सहयोगी एआईएडीएमके को यह पद दिया था। 2019 में किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। यही बात है कि कांग्रेस बार बार परंपरा की दुहाई दे रही है। बीजेपी के भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर इंडिया गठबंधन के नेता भड़क गए हैं। पूरे दिन इस पर कैसी सियासी गर्माहट रही, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद की कार्यवाही भले 24 जून से शुरू होगी, लेकिन सियासी संग्राम अभी से ही नजर आने लगा है। नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। सवाल ये कि जब भर्तृहरि महताब से भी सीनियर सांसद मौजूद हैं, तो फिर परंपरा को नजरअंदाज क्यों किया गया? नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं। इस बार देखिए कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है। जिस भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, वो ओडिशा के कटक से सांसद हैं। चुनाव से पहले ही बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब भर्तृहरि महताब की ये जिम्मेदारी होगी कि नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पर कांग्रेस को भले आपत्ति हो, लेकिन एनडीए में सब सहमत हैं। प्रेरणा है वो, मैंने इतना कुछ सीखा है, उससे ज्यादा काबिल कोई व्यक्ति इस टेम्परेरी स्पीकर के लिए शपथ दिलाने के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। पता नहीं फिर भी इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्या हो गया इनको समझ नहीं आ रहा। सियासी विवाद सिर्फ प्रोटेम स्पीकर तक सीमित नहीं है। अभी तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जंग बाकी है। कांग्रेस कह रही है कि परंपरा के मुताबिक अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता, तो ये सरकार की तानाशाही का नया उदाहरण होगा। 1952 से परंपरा है और संसद में परंपरा का वही महत्व होता है जो लगभग रूल्स का होता है। स्पीकर पद रूलिंग पार्टी को रहता था, डिप्टी स्पीकर पद अपोजिशन को रहता था। ये परंपरा तोड़ दी, पिछली बार किसी को बनाया नहीं। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। स्पीकर का पद जो है वो एक तो जदयू के पास रखिए, नहीं तो टीडीपी के पास रखिए, नहीं तो आपको री इलेक्शन का भी मौका नहीं मिलेगा। प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के आगे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की पेचीदगियां भी हैं, जहां अभी तक एनडीए में ही एक राय नहीं बन पाई है। पिछले दिनों जब राजनाथ सिंह के घर स्पीकर को लेकर बैठक हुई थी, तब टीडीपी की तरफ से यहां कोई नहीं पहुंचा था। इसको लेकर राहुल गांधी सरकार पर तंज भी कस चुके हैं। 30 बॉदर्ड अबाउट कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए। जो पहले 56 इंच की छाती थी, नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर एनडीए में खामोशी है। उधर इंडिया गठबंधन की शर्त यह है कि अगर आम सहमति से स्पीकर को चुनना है, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना ही होगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बात पेपर लीक की करते हैं। सूत्रों के हवाले से नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नीट पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। पटना में बरामद जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। दरअसल झारखंड पुलिस ने बिहार के ईओयू को बताया था कि झारखंड की एक गाड़ी में प्रश्न पत्र लीक से जुड़े हुए कुछ संदिग्ध लोग हैं, जिसे पुलिस ने बाद में गाड़ी समेत रोका था, जिसके बाद खुलासे हुए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और हमारे साथ प्रकाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रकाश, बताएं, एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है सूत्रों के लिहाज से कि झारखंड से नीट का पेपर लीक हुआ। रोहित, ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा सेंटर था जहां से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था। और आपको बता दूं कि ये जो जानकारी आई है
ये किसी और ने नहीं दी, बल्कि EOU को NTA ने दिया है। यानी यहाँ के जो आर्थिक अपराध अनुसंधान करने वाली एजेंसी है उसको NTA ने जानकारी दी है कि ये जो बुकलेट संख्या जो जले हुए प्रश्न पत्र से मिले थे पटना में, वो बुकलेट संख्या का मिलान हुआ है और हजारीबाग के एक सेंटर से बताया जा रहा है। तो जाहिर है कि हजारीबाग में ही सॉल्वर गैंग पहले से वहां मौजूद थे, रात में ही इसकी सूचना मिल गई थी और सुबह में जो कि टिप ऑफ दिया गया था झारखंड पुलिस की तरफ से, जो इसके आरोपी हैं सिकंदर यादवेंदु, उनको एक डस्टर गाड़ी से झारखंड से एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा गया था। तो ये बड़ा खुलासा है, ये पहली बार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पत्र लीक सेंटर, उसका जो एपिसेंटर कह सकते हैं, वो झारखंड का हजारीबाग था। तो यानी प्रकाश, अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सिकंदर से लेकर जो कहानी शुरू हुई थी उसमें कई किरदार और जुड़े, चाहे मुखिया की बात हो और लोगों की बात हो, और अब ये कनेक्शन भी जुड़ता जा रहा है और सिकंदर का कबूलनामा भी सामने आ रहा है। उसके बारे में कोई नई जानकारी अभी मिल पाई है? बिल्कुल, सिकंदर ने जो कबूलनामा दिया था उसमें इस बात का जिक्र था कि झारखंड की एक डस्टर गाड़ी थी जिसमें एडमिट कार्ड के साथ 4 बच्चे जो छात्र एग्जाम देने आए थे, उन लोगों के साथ उनको शास्त्री नगर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ की थी। और उसी वक्त ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं इसके लिंक जो है वो झारखंड से जुड़े हुए हैं और झारखंड के हजारीबाग से जो बुकलेट मिला है वो उसका जो मिलान किया गया है जले हुए प्रश्न पत्र से, तो ये साफ हो गया है कि इसमें जितने लोग पकड़े गए हैं अब तक उनका लिंक कहीं ना कहीं झारखंड और प्रश्न पत्र लीक के बाद। अब सिर्फ ये जानना जरूरी है कि वो कौन शख्स था जिसने उस सेंटर से लीक कराया। बिल्कुल प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर के लिए। तो नीट मामले पर यह बड़ा खुलासा हुआ जिसकी जानकारी हमने आपको दी। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक पर आज कांग्रेस ने जबरदस्त हल्ला बोला। देश भर में पार्टी नेता सड़कों पर उतर आए, सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर डाली। विपक्ष की मांग है कि मामले की जेपीसी जांच हो और नीट परीक्षा को फौरन रद्द किया जाए। इसे शिक्षा मंत्री ने नकार दिया। यूजीसी नेट की परीक्षा पर्चा लीक होने के कारण रद्द कर दी गई। इसके बाद नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो चली है। नीट एग्जाम को कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, नीट एग्जाम को कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। कांग्रेस ने इस मांग को लेकर देश भर में एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली से लेकर जयपुर, चंडीगढ़ से लखनऊ, पटना से रांची, गुवाहाटी से बेंगलुरु तक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कहीं गिरफ्तारियां दी, कहीं धरना, तो कहीं जुलूस निकाले गए। मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जेपीसी जांच की है। हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले NEET की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन NTA जो है उसकी जगह भी एक अच्छी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। आज साबित हो गया कि गुजराती लॉबी काम कर रही है। गुजराती लॉबियों ने पूरे देश को बर्बाद किया। ये जो एपिक सेंटर है ये गुजरात और मध्य प्रदेश वहाँ है और जब तक उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये धांधली चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोला। एक्स पर लिखा, विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। विपक्ष के तूफानी हमले के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने इसमें सफाई दी, छात्रों को भरोसा रखने को कहा, साथ ही शिक्षा विभाग की नाकामी की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए। देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए गड़बड़ी और बाधा डालने वाले कोई भी व्यक्ति हो, भारत सरकार उसके ऊपर सख्ती से पेश आएगी। पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी धर्म संकट में है क्योंकि बिहार में जेडीयू ने भी नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर डाली है। मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। ये एग्जाम रद्द होना चाहिए और दूसरा एग्जाम होना चाहिए इसमें,
कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। साफ है कि अब ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा तक सिमटा नहीं है, अब खुद सरकार भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन सीबीआई के सामने बड़ा चैलेंज है। 5 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, यह मैं आपको बताता हूं कि सीबीआई के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखिए, यूजीसी नीट का पेपर कहां से लीक हुआ, हालांकि जिसका भी कुछ देर पहले खबर आ रही है कि झारखंड से यह पेपर लीक हुआ है, और 17 जून यानी सोमवार को पेपर किसने लीक किया, पकड़े जाने के डर से किसने पेपर को डार्क नेट पर डाला, यह बात मैं कर रहा हूं नेट की, और इसके बाद इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे किसने फॉरवर्ड किया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एनटी और दूसरी एजेंसियों से आखिर कहां चूक हो गई, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अब बढ़ते आगे, और अब बात नीट पेपर लीक के सियासी छींटे की करें तो इस पर इस वक्त चर्चा है। पटना इस मामले की जांच का एपिसेंटर है, और यहां जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सियासी आरोप भी तेज हो रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी के पीएस के तार आरोपी सिकंदर से सीधे जुड़े हैं, तो आरजेडी ने बीजेपी के सम्राट चौधरी की आरोपी अमित आनंद के साथ की एक तस्वीर जारी की, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि एक और मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की पत्नी ममता एलजेपी के टिकट पर 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें उनकी हार हुई थी। ऐसे में 3 सियासी पार्टियां, और तीनों सियासी पार्टियों के नेताओं से अब पार्टियों से कहीं ना कहीं कोई तस्वीर या कोई ना कोई कनेक्शन दिख रहा है। और इस बीच पेपर लीक के इस मामले में चिंटू पिंटू की एंट्री हुई है। सुनकर बंटी बबली की कहानी आपको याद आ सकती है, लेकिन यहां मामला अलग है। कौन है ये चिंटू पिंटू और इसका किस आरोपी से कनेक्शन है, अब मैं आपको यह भी बता देता हूं। देखिए, बताया जा रहा है कि चिंटू पिंटू नीट के अभ्यर्थी का नाम है। परीक्षा से पहले चिंटू के पास लीक हुआ पेपर पहुंच गया था। नीट परीक्षा के दिन सुबह 9 बजे चिंटू के पास ये पेपर आया था। चिंटू का आरोपी संजीव मुखिया से कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस को पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया की इस वक्त सख्ती से तलाश है। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग से जुड़ा रहा है और जेल भी जा चुका है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी आई है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच में जुटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग प्रीतम से पूछताछ करने वाली है। आरोप है कि मास्टरमाइंड सिकंदर यादविंदु के कहने पर प्रीतम कुमार ने सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया था। अब इस पर तेजस्वी ने भी पलटवार किया, तो जेडीयू भी चुप नहीं रही। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो कोई दोषी उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है, बुलाए गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग, इनको क्यों बचाना चाहते हैं। जांच होगा तब न। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, आखिर क्या है पेपर लीक गैंग की काली कुंडली और बिहार में है इसके कितने किरदार, आपको कुछ देर बाद 8:35 पर इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी। बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली वालों को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। वजह है पानी की सख्त किल्लत। बारिश की बूंदें ही दिल्ली की प्यास बुझा सकती हैं। अब इसमें देर है, लेकिन इस बीच सियासी मॉनसून की बौछारें तेज हो चली हैं। पानी के मुद्दे पर आज से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनशन शुरू कर दिया है। आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करें। ये तमाशा जो है हम हाथ से नहीं देख रहे हैं। आपसे अगर नहीं होता है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए और घर जाकर बैठ जाइए। अगर मंत्री महोदय को अगर थोड़ी सी चिंता लोगों की होती तो मैं समझता हूं कि वो जरूर समय रहते व्यवस्था करती। पानी की जिस घटने की बात आप कर रही है वो नौटंकी आम आदमी पार्टी पर चरित्र है। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है।
वादों की बूंदों में प्यास का इलाज खोज रही दिल्ली में जल मंत्री आतिशी ने पहले गांधी की समाधि का फेरा लगाया और वहां से जंगपुरा की भोगल कॉलोनी पहुंचकर पानी सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसी के साथ सूखे हलक वाली राजधानी में राजनीति एक कदम और आगे निकल गई। मंच पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थे, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी थे और साथ में थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेशा यहाँ सुनाया और लगे हाथ शुभकामनाओं के साथ आतिशी के कठिन महाव्रत का महात्म भी समझा दिया। आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीता केजरीवाल ने मंच से अपने मुख्यमंत्री पति का भावपूर्ण संदेश पढ़ा। ये भी बता दिया कि दिल्ली में पानी की किल्लत से अरविंद केजरीवाल को बहुत पीड़ा हो रही है, फिर भी विरोधियों को वो भरोसा न दिला पाई। पानी की जिस धरने की बात आप कर रही है वो नौटंकी आम आदमी पार्टी का चरित्र है। अगर मंत्री महोदय को अगर थोड़ी सी चिंता लोगों की होती तो मैं समझता हूं कि वो जरूर समय रहते व्यवस्था करती, प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करती। और बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक बीजेपी के नेता हार की समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं और हर रोज नई नई जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस समीक्षा बैठक में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो बीजेपी के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी की हार की वैसे तो कई बड़ी वजह हैं, लेकिन समीक्षा बैठक से एक एक कर जो जानकारी निकल रही वो पार्टी का ही सिरदर्द बढ़ाने वाली है। एक बड़ी कमी वोटर लिस्ट को लेकर सामने आई है। समीक्षा बैठक में कहा गया कि बीजेपी के समर्थक वोटर के नाम वोटर लिस्ट से ही गायब थे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कई जगहों पर बीएलओ पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। चुनावी नतीजों के बाद कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी जिले में तैनात अफसरों पर भी गंभीर आरोप लगा रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि संगठन को प्रदेश सरकार का सहयोग ही नहीं मिला। वहीं बीजेपी की एक चिंता अयोध्या की हार को लेकर भी है। गुरुवार की रात अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई और इसमें हो गया बड़ा बवाल। सूत्र बता रहे हैं कि अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की इसी दौरान बहस हो गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह भी मौजूद थे। यहां राजू दास सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे, लेकिन डीएम नीतीश कुमार से किसी वजह से उनकी कहासुनी हो गई। सूत्रों के मुताबिक डीएम महंत राजू दास के उन बयानों से बेहद नाराज थे जो राजू दास ने प्रशासन के खिलाफ दिए थे और ख़ास तौर पर उनकी भाषा के तरीके से। इसीलिए जब उनको राजू दास के साथ बैठने के लिए कहा गया तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया और राजू दास का जो गनर था उनके साथ आया था उस गनर को भी वापस ले लिया गया। हम यहाँ चुनाव हारे हैं, ये मुझको पीड़ा है, तकलीफ है। तो इस पर जब मैंने बोला इससे अधिकारी नाराज हो गया। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है। समीक्षा बैठक में कहीं हाई प्रोफाइल हंगामा हो रहा तो कहीं मारपीट तक नौबत पहुंच जा रही। ये तस्वीरें यूपी के ही सिद्धार्थनगर की हैं। भगवा गमछा पहने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पहले कहासुनी हुई और फिर नौबत मारपीट तक जा पहुंची। दो गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस बैठक में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी भी मौजूद थे।